हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज और ये पार्ट 4 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले प्लेलिस्ट चेक कीजिए, उन पार्ट्स को देखने के बाद ही आप पार्ट 4 पे आइएगा। तो इस पार्ट 4 में हम पढ़ने वाले हैं द हिमालयन यू इन ट्रबल के बारे में एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया के बारे में। ये दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे इस वीडियो लेक्चर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। द हिमालयन यू इन ट्रबल, बहुत आप में से बहुत सारे लोग हैं जो शायद ना जानते हो यू क्या है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है The Himalayan yew, that is Taxus volcania, is a medicinal plant found in various parts of Himachal Pradesh and Arunachal Pradesh. तो एक मेडिसिनल प्लांट है, जैसे तुलसी वगैरह होता है ना, उसी तरीके का है, बीमारियों को क्योर करने के काम आता है। A chemical compound called Taxol is extracted from the bark. इससे क्या निकाला जाता है? एक केमिकल कंपाउंड निकाला जाता है जिसका नाम है टैक्सोल। और ये टैक्सोल हमें कहाँ से मिलता है? इसकी बार्क यानी छाल से, नीडल से, ट्विक्स समझते हैं आप, ब्रांच होती है बट बहुत पतली और छोटी सी ब्रांच होती है। मेन ब्रांच में से जो निकलती हुई छोटी पतली ब्रांच होती है उसे ट्विक कहते हैं। रूट्स आप जानते ही हैं। तो इन सब से हम एक केमिकल कंपाउंड निकालते हैं, दैट इज टैक्सोल। और ये टैक्सोल किस लिए यूज होता है? यूज टू ट्रीट सम कैंसर्स, कुछ प्रकार के कैंसर्स को ट्रीट करने में ये यूज होता है। द ड्रग इज नाउ द बिगेस्ट सेलिंग एंटी कैंसर ड्रग इन द वर्ल्ड। और ये क्या है? बिगेस्ट सेलिंग एंटी कैंसर ड्रग है। द स्पीसीज इज अंडर ग्रेट थ्रेट ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन। लेकिन अब ये जो पौधा है, प्लांट है, इसकी स्पीसीज को खतरा हो चुका है। क्यों? क्योंकि ओवर इसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। In the last one decade, thousands of yew trees have dried up in various parts of Himachal Pradesh and Arunachal Pradesh. बहुत सारे प्लांट्स तो सूख भी चुके हैं। अब एक नज़र आप प्लांट पे देख लीजिए। वैसे थंबनेल में मैंने लगाया था, लेकिन यहाँ भी देख लीजिए आप। ऐसा दिखता है हिमालयन यू, जिससे हम कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। Exploitation, environmental pollution, poisoning and forest fire are the factors which have led to the decline in India's biodiversity. तो इंडिया की जो ये बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी मीन्स हमें अलग अलग प्रकार की स्पीसीज दिखने मिलते हैं। अगर चाहे हम प्लांट की बात करें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या फिर एनिमल्स जो होते हैं बड़े बड़े, उनकी बात करें, तो हमें अलग अलग स्पीसीज यानी प्रजातियां देखने को मिलती हैं। उन सबको खतरा पहुंचाते हैं कौन? इनके हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन करके। अब हैबिटेट क्या है इनका? जंगल हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, या फिर इलीगल हंटिंग करते हैं। हंटिंग बैन है, शिकार करते हैं बहुत लोग, और इनकी खाल का यूज़ करते हैं बहुत सारे एनिमल्स की, सींग वगैरह का। ठीक है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो रही है। आप तो जानते ही हैं कि इस टाइम पे पॉल्यूशन कितनी हो रही है, चाहे एयर पॉल्यूशन हो या वाटर पॉल्यूशन हो। वाटर पॉल्यूशन होती है तो बहुत सारे एनिमल्स उसका पानी पीते हैं तो वो मर जाते हैं, या फिर और भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फॉरेस्ट में कई बार देखा गया है कि फायर्स लग जाती हैं। तो इन सब कारणों से क्या होगा? अल्टीमेटली वहाँ की जो जीव जंतु हैं या प्लांट स्पीसीज हैं, उनको दिक्कत तो होनी ही है। अब आगे देखते हैं, कुछ और भी इम्पोर्टेंट कॉजेज हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, जैसे कि inequitable consumption of resources and differential sharing of responsibility for environmental well-being। वो inequitable, देखो क्या है कि कुछ रिसोर्सेज को हम अति ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, कुछ को हम बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे, कुछ को इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, कहीं बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो इक्वल नहीं हो रहा। अब यहाँ हम इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो ये तो ख़त्म हो जाएंगे बिल्कुल। तो इस तरह की चीज़, और हर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं निभा रहा है। किसी इंसान के पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है, जैसे कि जो ये बड़े बड़े कंपनी ओनर्स होते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है फॉरेस्ट की रक्षा से।
या फॉरेस्ट को कैसे हम प्रोटेक्ट करें उन्हें कोई मतलब नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिट कौन उठाता है? ये बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ही तो कमाते हैं सबसे ज़्यादा बेनिफिट बाय यूजिंग दिस टिम्बर फॉर मेकिंग फर्नीचर. Overpopulation in the third world countries is often cited as the cause of environmental degradation. हाँ, ये पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है, बिकॉज देखो लोग अगर ज़्यादा होंगे तो उनका खपत भी ज़्यादा होगी, मतलब उनको ज़्यादा फॉरेस्ट की नीड होगी. क्यों? उनको ज़्यादा घर बनाने होंगे तो ज़्यादा टिम्बर चाहिए होगी, उनको हनी चाहिए होगी, बहुत सारी जो डिमांड्स होती हैं फॉरेस्ट फुलफिल करता है. ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा डिमांड होगी. अब पेड़ तो लिमिटेड है, फॉरेस्ट हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन जो आबादी है, जो लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है दिन ब दिन. तो अब पेड़ तो नहीं उग रहे हैं ना एक दिन में, लेकिन एक दिन में एक बच्चा ज़रूर पैदा हो रहा है, और एक से ज़्यादा ही हो जाते हैं पर डे अगर आप सर्वे चेक करें तो इस वजह से भी क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम हो रही है, लोगों की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, तो ज़्यादा जितने पेड़ काटे जाने चाहिए एक नॉर्मल में उससे ज़्यादा कट रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है तो डिमांड भी ज़्यादा हो गई है. However, an average American consumes 40 times more resources than an average Somalian. और ये बात आप विशेष तरह याद रखें, ये वाली जो लाइंस में दो में लिखी है कि एक जो एवरेज अमेरिकन ज़्यादा यूज़ करता है, कितना ज़्यादा? 40 टाइम, 40 गुना ज़्यादा यूज़ करता है एक सोमालियन से. सोमालिया एक कंट्री है, ठीक है, अफ्रीका की. सिमिलरली द रिचेस्ट 5% of the Indian society probably cause more ecological damage because of the amount they consume. इवन ये तक बोला गया है कि हमारे जो 5% जो अमीर लोग हैं, 5 बोल रही हूँ सिर्फ, वो ज़्यादा रिसोर्सेस करते हैं. किससे ज़्यादा करते हैं? अगर हम 25% गरीब की बात करें. अब बताओ, सोचो, ये 25% है, फिर भी इतना यूज़ नहीं कर पा रहे जितना ये 5% कर लेते हैं. द फॉर्मर शेयर्स मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इन्वायरमेंटल वेलबींग. और ये जो 5% अमीर है ना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो 5% अमीर है, इन्हीं को ज़्यादा मतलब भी नहीं है पेड़ों की सुरक्षा को लेके, ये बस उसका शोषण करते हैं. मैक्सिमम केसेस में यही देखा गया है. द क्वेश्चन इज हु इज कंज्यूमिंग वॉट, फ्रॉम वेयर एंड हाउ मच. अब देखो क्वेश्चन ये आता है हमारे सामने कि कौन क्या कंज्यूम कर रहा है. ठीक है, कोई लकड़ी कर रहा है, कोई फॉरेस्ट से हनी ले रहा है, कोई कुछ और फूल पत्तियों को ले जा रहा है, कोई फॉडर के लिए यूज़ कर रहा है. तो कौन क्या यूज़ कर रहा है, कहाँ से यूज़ कर रहा है और कैसे यूज़ कर रहा है. ठीक है, डू यू नो, देखते हैं. डू यू नो दैट ओवर हाफ ऑफ इंडियाज नेचुरल फॉरेस्ट आर गॉन. मतलब आधे से ज़्यादा जो नेचुरल हमारा फॉरेस्ट था पहले से ही वो जा चुका है. 1/3 ऑफ इट्स वेटलैंड ड्रेन्ड आउट. वेटलैंड आजकल न्यूज़ में बहुत रहते हैं, तो बच्चों आप भी जानो वेटलैंड क्या होता है. ये वेटलैंड्स होती है एक जगह, हम कह सकते हैं किसी भी एक पूरे एरिया को वेटलैंड करार दे दिया जाता है. वेटलैंड है यानी गीला ही रहता है. लेक को किसी को वेटलैंड कहा जाता है, या किसी दलदली इलाके को भी हम वेटलैंड घोषित कर सकते हैं. और सरकार इसको प्रोटेक्ट इसलिए करती है क्योंकि इसके अंदर और आसपास ना बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया हमें देखने को मिलता है. तो वेटलैंड्स भी सूखते जा रहे हैं. 70% ऑफ इट्स सरफेस वाटर बॉडीज पॉल्यूटेड. और जो मतलब सरफेस पे वाटर बॉडीज हैं जैसे कि तालाब वगैरह है, झीलें हैं, वो भी कैसी होती जा रही हैं? पॉल्यूटेड होती जा रही हैं, दूषित हो रही हैं. 40% ऑफ इट्स मैंग्रोव्स वाइप्ड आउट. और जो मैंग्रोव्स ट्री होते हैं ये भी कट रहे हैं. एंड with continued hunting and trade of wild animals and commercially valuable plants, thousands of plants and animal species are heading towards extinction. तो देखो, और मैंने आपको बताया था कि कमर्शियल यूज़ की वजह से पैसे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए लोग बाग हंटिंग करते हैं, ट्रेड करने लगते हैं जानवरों की, किसका? सींगों का, खाल का. तो इसकी वजह से भी वो लोग ज़्यादा शिकार करते हैं, तो एनिमल्स लुप्त हो जा रहे हैं. और कुछ प्लांट स्पेसीज ऐसी हैं, कुछ को वाइन बनाने के लिए यूज़ होता है, कुछ लोग
कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ होती है, बहुत सारी है। तो लोग इसकी ब्लैक मार्केटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ देखिए, आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है ट्राइबल गर्ल्स यूजिंग बैम्बू सैपलिंग्स इन अ नर्सरी एट मुखाली नियर साइलेंट वैली। सो ये ट्राइबल पीपल है, ठीक है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, बैम्बू सैपलिंग्स यूज कर रहे हैं। देखो लगा रहे हैं ना एक नर्सरी में, कहाँ पर, मुखाली में, साइलेंट वैली के पास। उसके बाद क्या हो रहा है, ट्राइबल वुमेन सेलिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी फॉरेस्ट से छोटा मोटा आइटम ये लोग बीन बान के लेके आ रहे हैं, कलेक्शन करके उसको बेच रहे हैं, सो दैट इनकी इकोनॉमी बूस्ट हो। लीफ लिटर कलेक्शन बाय वुमेन फॉक। और ये जो भी जो सूखे पत्ते वगैरह गिर जाते हैं, इनको कलेक्ट करके ये वुमेन्स का पूरा झुंड लेके जा रहा है। The destruction of forest and wildlife is not just a biological issue. The biological loss is strongly correlated with the loss of cultural diversity. अक्सर हम लोग सोचते हैं कि अगर पेड़ पौधों की कमी हो रही है, या जंगल काटे जा रहे हैं, या फिर जो एनिमल्स हैं वो मर रहे हैं, या उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, तो वो एक बायोलॉजिकल इशू है। ऐसा नहीं है, वो एक कल्चरल इशू भी है। Such losses have increasingly marginalized and impoverished many indigenous and other forest dependent communities who directly depend on various components of the forest and wildlife for food, drink, medicine, culture, spirituality, etc. देखो, सिर्फ बायोलॉजिकल लॉस नहीं होता है। अगर वाइल्ड लाइफ आपकी खतरे में आती है, फॉरेस्ट खतरे में आते हैं, तो कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो कि फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट हैं फॉर वेरियस थिंग, लाइक अपने खाने के लिए, ड्रिंक्स के लिए, मेडिसिन के लिए, अपने कल्चर के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए। वो इवन पूजा भी करते हैं पेड़ों की, पेड़ों को बचाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं, कम्युनिटीज़ हैं, वो उनका कल्चर भी इफ़ेक्ट होता है। विदिन द पुअर वुमेन आर अफेक्टेड मोर देन मैन। और अगर गरीबों की ही बात करें तो आदमियों से ज़्यादा वुमेन अफेक्ट होती हैं। इन मैनी सोसाइटी वुमेन बियर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ। अब वुमेन क्यों ज़्यादा अफेक्ट होती हैं, क्योंकि वो ही जो फ्यूल हो गया, चारा हो गया, पानी हो गया, इस तरह की चीज़ों के जो कलेक्शन होता है घरों में, वो औरतें ही करती हैं। As these resources are depleted, the drudgery of women increases and sometimes they have to walk for more than 10 kilometers to collect these resources. और अगर इस तरह के resources कम होते जाएंगे, डिप्लीट होते जाएंगे, तो वुमेन्स को प्रॉब्लम होती है। लाइक कई बार क्या होता है कि उनको 10-10 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है पानी भरने के लिए या दूसरे अदर रिसोर्सेज के लिए। This caused serious health problems for women and negligence of home and children because of the increased hours of work, which often has serious social implication. और इसकी वजह से क्या होता है, अब देखो 10-10 किलोमीटर और इससे ज़्यादा भी अगर कोई इंसान, कोई वुमेन पानी भरने जा रही है, रिसोर्सेज को कलेक्ट करने जा रही है, तो वो थकेगी। और जब वो थकेगी, उसका टाइम कहीं और ज़्यादा लग जाएगा, तो वो अपने घर पे, अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाएगी, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाएगी। तो ये भी एक सोसाइटी के लिए सीरियस प्रॉब्लम बन जाएगी। The direct impact of degradation such as severe drought or deforestation, induced floods, etc. also hits the poorest the hardest. और कई बार क्या होता है कि सूखा पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होता है, उसकी वजह से फ्लड्स आ जाती हैं, फ्लड आ जाती हैं। अब फ्लड आ गई, या फिर सूखा पड़ गया, या फिर डिफॉरेस्टेशन हो गया, तो ये भी पहले से ही जो गरीब व्यक्ति है उसको और भी ज़्यादा उसके हालात को बदतर बना देता है। पॉवर्टी इन दीज केसेस इज अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। Therefore, forest and wildlife are vital to the quality of life and environment in the subcontinent. इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ और इन्वायरमेंट की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए।
It is imperative to adapt to the sound forest and wildlife conservation strategies. इसलिए हमें कुछ अच्छी sound यानी कुछ अच्छी क्वालिटी वाली वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजीज को अपनाना चाहिए फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सो अब हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। इस टॉपिक को पढ़ेंगे। कंजर्वेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट्री हैज बिकम इसेंशियल। देखो, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन घटती जा रही है, तो हमें कंजर्वेशन तो करना पड़ेगा। बट वाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ? लेकिन हमें ये तो सब कह देते हैं कि कंजर्व करो, ये करो, प्लान बनाओ, लेकिन कंजर्व करना क्यों है? वाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ? क्वेश्चन ये है। कंजर्वेशन प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, वाटर, एयर एंड सॉइल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हमें कंजर्व क्यों करना है, तो आप इजीली बता देंगे कि कंजर्वेशन से क्या होता है कि जो भी हमारे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, ये प्रिजर्व रहती है। इट ऑल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीसीज एंड ब्रीडिंग। और ये क्या करता है, एक जेनेटिक डाइवर्सिटी भी लेके आता है। जीन्स वगैरह आप समझते हैं, आप बायो में पढ़ेंगे जीन्स के बारे में, तब आपको ये चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, इन एग्रीकल्चर वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप। लेकिन अभी जैसे कि अपन देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि एग्रीकल्चर में हम अभी भी ट्रेडिशनल क्रॉप्स पर ही डिपेंडेंट हैं, उसी वैरायटी पे डिपेंड है। फिशरीज टू आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी। और आप मछलियाँ पालन भी तभी कर पाएंगे जब आपकी जो एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी है उसको आप अच्छे से मेंटेन करके चलेंगे। In the 1960s and 1970s, conservationists demanded a national wildlife protection program. तो 1960 और 1970 में जो भी कंजर्वेशन के लिए काम करते थे, उन लोगों ने बोला कि आपको एक पूरे नेशन में, पूरे ऑल ओवर कंट्री के अंदर एक नेशन वाइड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम को चलाना चाहिए, ये बोला गया था। ठीक है, तो इसके लिए एक एक्ट पारित किया गया था, हिंदी में पारित बोलते हैं, इम्प्लीमेंट किया गया था। तो उस एक्ट क्या था वो, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन 1972। तो 1972 में एक एक्ट लाया गया था जिसको बोलते हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, विथ वेरियस प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट। इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी थी कि हम किस प्रकार से इन जानवरों को बचा सकते हैं, इनके हैबिटेट को बचा सकते हैं। एंड ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टिव स्पीसीज वॉज ऑल्सो पब्लिश्ड। और जिन स्पीसीज पे हमें ज़्यादा प्रोटेक्शन देनी है, ध्यान रखना है, उसकी एक लिस्ट जारी की गई। The thrust of the program was towards protecting the remaining population of certain endangered species by banning hunting, giving legal protection to their habitats, and restricting trade in wildlife. देखो, अब कुछ ऐसे स्पेसीज थे, प्रजातियां थी जिनकी पॉपुलेशन घटती जा रही थी, तो जो भी बचे कुचे उनमें से जानवर थे उनको हंट ना कर दे, कोई इलीगली कुछ भी उनके साथ ना कर दे, तो उनको प्रोटेक्शन दी जाए लीगली। उनके घर के आसपास यानी जंगलों में जहाँ वो रहते हैं किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन ना हो, कोई गलत एक्टिविटीज़ ना हो, ट्रेड ना हो इलीगल। तो ये सारी चीज़ें की गई। Subsequently, central and many state governments established national parks and wildlife sanctuaries. मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे नेशनल पार्क्स, सुना होगा आपने नाम। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का सुना होगा, जैसे कान्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, और दुधवा नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट है, इस तरीके से बहुत सारे हैं। ठीक है, बर्ड सेंचुरीज भी हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के लिए भी बनाई गई हैं। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस सेवरल प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स। देखो, ये जो नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ हो गई, ये तो था कि ओवरऑल हमने बनाए हैं अलग अलग, लेकिन कुछ स्पेशल एनिमल्स थे, स्पेसिफिक एनिमल्स, उनके नाम से ही हमने अलग अलग बनाए। जैसे कि वो कौन कौन से एनिमल है, हमने टाइगर के लिए बनाया, आपने सुना होगा प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। टाइगर हमारे नेशनल एनिमल भी है, इसकी आबादी काफ़ी कम हो गई थी, उसकी आबादी को बढ़ाने के लिए हमने प्रोजेक्ट टाइगर चलाया, जिसमें हम
अलग अलग नेशनल पार्क्स में टाइगर को कंजर्व करने के लिए स्टेप्स उठा रहे थे। फिर वन हॉर्न राइनोसोरस, ये भी उनमें से एक एनिमल है जिसके लिए हमने स्पेशल नेशनल पार्क्स बनाया। द कश्मीरी स्टैग और हैंगुल कहते हैं इसको। 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर एंड घड़ियाल। तो ये घड़ियाल जो होता है ये भी एक ही प्रकार का क्रोकोडाइल होता है, बस थोड़ा सा क्रोकोडाइल से डिफरेंट दिखता है। जो नॉर्मल मगरमच्छ होता है उससे थोड़ा दिखने में डिफरेंट होता है। एंड एशियाटिक लॉयंस, ठीक है। एशियाटिक लॉयंस इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं? तो गुजरात में पाए जाते हैं, गिर में, गिर फॉरेस्ट में, गिर नेशनल पार्क। एंड रिसेंटली जो ऐड किए गए हैं वो है इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक, सलमान खान के नाम से आपको याद आ जाएगा ब्लैक बक, जिसको चिंकारा भी कहते हैं, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड स्नो लेपर्ड, ठीक है। हैव बीन फुल और पार्शियली लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट हंटिंग एंड ट्रेड थ्रू आउट इंडिया। तो ये जो मैंने आपको एनिमल्स बताए हैं इनकी देख रेख के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं कि कोई भी ऐसा ना हो कि इलीगल इनकी हंटिंग करे, इनके साथ कुछ भी ऐसा हो जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन घटे। तो इस पे निगरानी रखी हुई है हमारी सरकार, और बहुत सारे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर्स ये सब बनाए गए हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा प्रोजेक्ट टाइगर, बट हम इसे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज विद्या साधना।